नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का यूट्यूब चैनल पर। मैं पिन जायसवाल एक बार पुनः आप सभी साथियों का वेलकम करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब अक्सर क्या होता है कि इस टॉपिक को कवर नहीं किया जाता है, या कह सकते हैं इस टॉपिक को स्किप कर देते हैं लोग। लेकिन आज का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, यहाँ के साहित्य से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ के कुछ दो चार शासक हैं, जो कि दो ही चार हैं, इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं दक्षिण भारत के इतिहास पर। और मेनली देखा जाए दक्षिण भारत के इतिहास में हम किस पर चर्चा करेंगे? हम चर्चा करेंगे संगम काल पर। आज की जो हमारी चर्चा रहेगी वो मेनली किस पर चर्चा रहेगी? वो संगम काल पर। संगम काल पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ संगम काल से आए हुए प्रश्नों को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। संगम काल में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनको क्या करेंगे? यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आपको बता दिया जाए, यहाँ पर संगम, यहाँ पे जो टॉपिक का नाम आज का है, ठीक है, टॉपिक का जो नाम है, जिसका नाम है दक्षिण भारत, और दक्षिण भारत में हम कवर करने वाले हैं संगम काल को। हम लोग कवर करने वाले हैं संगम काल को, क्या है, हम लोग आज कवर करने वाले हैं, राइट। संगम युग के बारे में चर्चा करते हैं। संगम युग का मतलब क्या है? तो संगम युग से तात्पर्य जो है वो दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास का वह युग जब तमिल कवियों द्वारा बड़ी संख्या में तमिल कविताओं की रचना की गई। मतलब संगम युग का जो प्रारंभ देखा जाए तो सुदूर दक्षिण में कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दक्षिण के भूभाग को प्राचीन काल में वामेर दियासिया तमिलकम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तमिलकम प्रदेश के नाम से जाना जाता है। लेकिन आपको बता दिया जाए, यहाँ पर जो संगम युग है, एक सेकंड, तो यहां पर जो संगम युग है, तो आपको बता दिया जाए संगम युग से जो तात्पर्य है वो तात्पर्य क्या है कि दक्षिण भारत के आरंभिक इतिहास का वह युग जब तमिल कवियों द्वारा बड़ी संख्या में तमिल कविताओं की रचना की गई थी। किसकी रचना? तमिल कविताओं की रचना की। संगम शब्द का जो यहां पर मतलब है ना, यहां पे जो संगम शब्द लिखा हुआ, संगम एक शब्द है ना यहाँ पर, संगम। तो संगम शब्द से क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि सर संगम का मतलब क्या है? तो संगम का यहाँ पर मतलब है कवियों का समागम। यहाँ पर संगम से क्या मतलब? कवियों का समागम, अर्थात साथ आने का एक स्थान। साथ आने का क्या है? एक स्थान। ये जो संगम काल का जो क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें दक्षिण भारत के इतिहास के जानते हैं, इस क्षेत्र में प्राचीन काल से चोल, चेर, पांड्य, संगम काल में केवल 3 वंश का उदय हो रहा है। और 3 वंश हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। चोल, चेर, पांड्य, ये 3 शक्तियों का क्या हुआ था? 3 शक्तियों का उदय हुआ था। हमने आपको बताया कि तमिल संगम क्या है? संगम तमिल कवियों के मंडल या सम्मेलन को कहा जाता है, ठीक है। 8वीं शताब्दी के एक तमिल ग्रंथ है, ठीक है, एनआर अगपरूल पर लिखित भाष्य के अनुसार हमें क्या है? कुल 3 संगम हुए हैं। कुल कितने हैं? कुल 3 संगम। परंपरागत रूप से देखा जाए तो एक के बाद एक कुल 3 संगम आयोजित किए गए हैं। और तीनों संगम मदुरै के पांड्य शासकों के संरक्षण में, ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट को, तीनों संगम मदुरै के पांड्य शासकों के संरक्षण में आयोजित किए गए थे। अलग अलग स्थान पर आयोजित किए गए थे। संगम साहित्य की विशेषताएं देखा जाए, जो कविताएं हैं वो 2 विषय वस्तु हैं, एक है प्रेम और दूसरी क्या है? युद्ध पर आधारित हुआ करती है। इनके साहित्य की अगर देखा जाए तो जो साहित्य की विशेषताएं हैं, ये उस समय के तमिल समाज के उत्तर सभ्यता या कह सकते हैं आर्य के बीच में जो सामंजस्य है उसका विवरण भी हमें प्राप्त होता है। हमने आपको बताया ना कि 3 संगम हुए हैं यहाँ पर संगम कह सकते हैं। संगम कौन हुआ? प्रथम कहां पर हुआ? प्रथम हुआ मदुरै में। ऋषि अगस्त्यार या कह सकते हैं ऋषि अगस्त ने इसका अध्यक्षता की थी। यह संगम सबसे लंबे समय तक चला था और प्रथम संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। मैं जरा फोटो अपनी हटा देता हूं जिससे आप लोग क्लियरली इस पॉइंट्स को देख पाए, इन पॉइंट्स को देख पाए, राइट। द्वितीय संगम का जो आयोजन किया गया,
द्वितीय संगम का जो आयोजन किया गया, वो द्वितीय संगम का आयोजन कहाँ पर किया गया, वो कपाटपुरम या अलवे में किया गया था। कपाटपुरम या अलवे में किया गया था। इसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने किया था, बाद में तोलकपियर ने किया था। और इस काल का एकमात्र ग्रंथ है जो कि व्याकरण ग्रंथ है, जिसका नाम क्या है, तोलकपियम उपलब्ध है। द्वितीय का, पहले का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं, दूसरे का तोलकपियम उपलब्ध है। तृतीय संगम जो कहां पर हुआ, मदुरा में हुआ, उत्तरी मदुरा में हुआ। अध्यक्षता इसके नक्किरार ने किया। और तीसरे संगम की विशेषताएं, सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं जो है, वो इस समय की संकलित कविताएं आज भी उपलब्ध है, आज भी उपलब्ध हैं। इस काल की जो कविताएं हैं आज भी उपलब्ध। आइए हम थोड़ी सी चर्चा पहले हम संगम साहित्य पर कर लेते हैं, फिर हम संगम वंशों पर चले जाते हैं। संगम साहित्य, तो संगम साहित्य देखा जाए, क्वेश्चन पीसीएस और आरओआर में दोनों में पूछा गया है। मूल रूप से किस में लिखे गए हैं, तो मूल रूप से ये तमिल भाषा में लिखे गए हैं। मूल रूप से इसमें क्या है, तमिल भाषा में ये लिखे गए हैं। मूल रूप से क्या है ये बच्चा, तमिल भाषा में मूल रूप से क्या है, ये लिखे गए। राइट, अब चलते हैं थोड़ा सा संगम साहित्य पर। हम 2-4 संगम साहित्य जहां से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं अक्सर, हाँ, उन पर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, उन पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एक ग्रंथ है जिसका नाम है तोलकपियम। एक ग्रंथ कौन सा है, तोलकपियम। यह एक, ध्यान दीजिएगा, यह एक व्याकरण ग्रंथ है। और इसकी रचना किसने की है, तो इसकी रचना तोलकपियर ने की है। रचनाकार तोलकपियर हुआ करते थे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी की व्याख्या, मतलब ये पुरुषार्थ की जो व्याख्या की गई है वो तोलकपियम में किया गया, तोलकपियम में किया गया। एक ग्रंथ है एतु, ठीक है, एक ग्रंथ है एतु तोके, ठीक है, एक ग्रंथ है। यह 8 ग्रंथों का संग्रह है। ये क्या है, ये 8 ग्रंथों का अगर देखा जाए तो संग्रह है, इसीलिए इसे अष्ट संग्रह के नाम से जाना जाता है। और इसके क्या है, इसका जो कि इसका संग्रह किसने किया था, तो रुद्र दर्शन ने किया था, रुद्र शर्मन ने किया था, रुद्र शर्मन ने किया था। इसके कह सकते हैं दूसरा जो प्रमुख ग्रंथ है जिसको अहनारू, 8 ग्रंथों का संकलन है जिसमें अहनारू का लेखक कौन हुआ करता था, दूसरा उसका भाग अहनारू का लेखक कौन हुआ करता था, रुद्र शर्मन हुआ करता था, रुद्र शर्मन हुआ करता था। ठीक है, रुद्र शर्मन हुआ करता था, ये मदुरा का निवासी। एक और ग्रंथ है पत्तू पपातू, पत्तू पपातू, इसे 10 गीत कहते हैं, इसे 10 गीत कहते हैं। ये संगम, ये काल का ग्रंथ है, तृतीय संगम का ग्रंथ है। और इसमें चेर राजाओं की कहानी का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ का प्रमुख भाग जो है वो पत्तिन पपालय है, जिसकी रचना रुद्र कन्नार ने किया था, रुद्र कन्नार ने किया था। ठीक है, और उसके कृत से, रुद्र कन्नार के कृत से प्रभावित होकर के चोल शासक करिकाल ने लेखक को 16 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी थी। इस काल का एक और बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुरल। ठीक है, कुरल, कुरल के लेखक कौन है, तो कुरल के लेखक तिरुवल्लुवर है, तिरुवल्लुवर। कुरल को तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ माना जाता है। इसकी गणना साहित्यिक त्रिवर्ग में की जाती है। इसी तमिल साहित्य को पंचम वेद भी माना जाता है। कुरल को क्या है, पंचम वेद, 5वां वेद भी कहा जाता है। संगम काल के कुछ महाकाव्य, संगम काल के कुछ महाकाव्य, और पूछा गया सिंपल सा कि इनमें से कौन सा महाकाव्य है। ठीक है, तो महाकाव्य है, मैं नाम लिख दे रहा हूं, कुछ आप ध्यान दीजिएगा। शिलप्पदिकारम, शिलप्पदिकारम, लेखक कौन है, इलंगो आदिगल। ठीक है, इलंगो आदिगल। इलंगो आदिगल कौन हुआ करते थे, ये चेर शासक सेन गुट्टवन के भाई हुआ करते थे। चेर क्या है, भाई हुआ करते थे। एक ग्रंथ आपका कौन सा है, एक ग्रंथ आपका है मणिमेखले, मणिमेखले। इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं शीतले सत्यनार। इसके लेखक कौन है, शीतले सत्यनार। ये बौद्ध पुस्तक माना जाता है, माना जाता है मणिमेखले बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तक हुआ करती। ठीक है, एक ग्रंथ है जीवक चिंतामणि। एक ग्रंथ क्या है,
एक ग्रंथ है यहाँ पर जीवक चिंतामणि। तो जीवक चिंतामणि के लेखक कौन है? ठीक है, तिरुक देवर, ये इसके जीवक चिंतामणि के लेखक हुआ करते हैं। चलिए, तो ये कुछ महाकाव्य हैं। आइए दक्षिण भारत के संगम साहित्य में आपको बताया कि संगम साहित्य अंतिम रूप से द्वितीय शताब्दी रूप से लेकर के ईसवी से लेकर 6ठी शताब्दी के मध्य रचे गए हैं। संगम साहित्य तमिल भाषा में लिखे गए हैं और तमिल भाषा दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन और समृद्ध भाषा हुआ करती। तमिल क्षेत्र की क्या है, सबसे प्राचीन और सबसे समृद्ध भाषा अगर देखा जाए तो कौन हुआ करती थी? वो तमिल हुआ करती। कौन हुआ करती थी? तमिल हुआ करती। प्रथम संगम का कोई उपलब्ध नहीं है, दूसरे संगम का तोलकपियम है, शेष सभी तृतीय संगम से संबंधित। ये पांड्य शासक है, ये चोल शासक है, ये चेर शासक। आप देख लीजिए, यही क्षेत्र था संगम काल के अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं। ठीक है, आइए हम एक एक वंशों पर बात कर लेते हैं। अब एक एक वंशों पर हम बात कर लेते हैं। पहला वंश कौन है? चोल राज्य। प्रारंभिक राजधानी इसकी राजधानी उरियूर थी, या इसकी राजधानी पुहार भी कहा जाता है, पुहार या कावेरी पत्तनम। प्रारंभिक राजधानी उरेयूर हुआ करती थी, या कह सकते हैं उत्तरी मनलूर हुआ करती थी। बाद में इसकी राजधानी पुहार या कावेरी पत्तनम कहलाई। इसका जो राज चिन्ह हुआ करता था, ठीक है, इस वंश का महान शासक करिकाल तो था, ठीक है, इसका जो राज चिन्ह था वो राज चिन्ह बाघ या कह सकते हैं चीता था, चीता हुआ करता था। संगम कालीन 3 प्रमुख राज्यों में देखा जाए तो सर्वप्रथम चोलों का उदय हो रहा है। किसका उदय हुआ? सर्वप्रथम चोलों का उदय हुआ। प्रथम ऐतिहासिक शासक अगर हम देखें चोल वंश का, तो भैया थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। उर्वप, हर्रे, इलन, जेती, चिन्नी। ये चोलों का प्रथम ऐतिहासिक शासक था। चोल का क्या था? ये प्रथम ऐतिहासिक शासक था। इसी ने क्या है, उदयपुर को अपनी राजधानी बनाई थी, और इसके विषय में कहा जाता है कि युद्ध में सुंदर सुंदर रथों का प्रयोग करता। उसके बाद एलारा आता है। एलारा ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, और उसके बाद उसने एलोरा नहीं, एलारा शासक का नाम है, उसने श्रीलंका पर उसने शासन किया। और इस वंश का सबसे महानतम शासक करिकाल नहीं है, करिकाल। इसके नाम का अर्थ क्या होता है? पांव जला, अर्थात जिसके पैर झुलसे हो। यह चोलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। इसने अपने 2 प्रसिद्ध युद्धों में ख्याति हासिल की थी। एक था वेडी का युद्ध और दूसरा था वहां इम्पराई दलाई का युद्ध हुआ करता था। इसने अपनी राजधानी उरयूर से कावेरी पत्तनम स्थानांतरित की थी, कावेरी पत्तनम। ठीक है, तो करिकाल दक्षिण पूर्व में चोलों का उदय हुआ, और उसका शब्द का अर्थ का क्या था? जले हुए पैर वाला। रुद्र कन्नार जैसे विद्वान इसके, ये इंपॉर्टेंट है, रुद्र कन्नार जैसे विद्वान इसके दरबार में रहते थे। मतलब समकालीन शासक के बारे में पूछा जाए तो कौन होगा? रुद्र कन्नार होगा। रुद्र कन्नार जैसे विद्वान इसके दरबार में निवास किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करिकाल ने सिंचाई हेतु अनेक तालाबों का निर्माण करा। हमने आपको बताया है कि 2 प्रसिद्ध युद्ध तो इसने लड़े ही हैं। ठीक है, अच्छा, अरे रुको, अभी पांड्य शासक बड़ी जल्दी स्लाइड में हट जा रहा है, बड़ी जल्दी स्लाइड चल रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको बता दिया जाए, उसके साथ साथ इस वंश का एक और शासक हुआ है। इस वंश का एक और शासक हुआ है जिसका नाम हुआ करता था सेनगणान। इस वंश का सेनगणान एक शासक हुआ करता था। इसके बारे में प्रचलित है कि यह पूर्व जन्म में मकड़ा हुआ करता था। मतलब इसका जो पिछला जन्म था वो मकड़ा था। इस बार क्या बना? इस बार उसको मानव तन मिल गया। संगम काल के चोल शासकों में 4वीं सदी तक शासन किया। इसके बाद देखा जाए तो चोल शासक का अंधकार युग प्रारंभ हो गया। फिर आगे चल करके 850 ईस्वी में विजयालय के नेतृत्व में चोल सत्ता का पुनरुत्थान हुआ था। तो आगे फिर से पढ़ेंगे चोल।
ये तो संगम काल का चोल है। ये 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3वीं शताब्दी ईस्वी तक का चोल काल था। जो हमें थोड़ी बहुत जानकारी उपलब्ध है वो हमने बताया। विद्यालय में जो चोल पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट, वो जो PS1 PS2 जो मूवी बनी है ना, वो हम तब पढ़ेंगे, राइट। चलिए अगले वंश पे चलते हैं, पांड्य वंश। अगले वंश पे पांड्य वंश। पांड्य वंश की राजधानी जो हुआ करती थी मदुरै हुआ करती थी। मदुरै प्रारंभिक राजधानी इसकी देखी जाए, अगर हम बात करते हैं मदुरै की प्रारंभिक राजधानी पर बात करते हैं तो इसकी कोरकई हुआ करती थी, कोरकई। राज चिन्ह इसका क्या है, तो राज चिन्ह इसका है, क्या है बेटा, मछली है राज चिन्ह, मछली है राज चिन्ह। तो दक्षिण में पांड्यों का उदय हुआ। इस वंश का प्रथम ज्ञात शासक जो हुआ करता था निडियोंत, जिसका शब्द शाब्दिक अर्थ क्या होता है, लंबे कद वाला। इसने समुद्र की पूजा करना प्रारंभ करवाई, समुद्र की पूजा करना प्रारंभ करवाई थी। इस वंश का सबसे महानतम शासक नेडीजेलियन था, नेडीजेलियन था। लेकिन एक और शासक हुआ उससे पहले, ठीक है। एक शासक नेडियान के बाद एक और शासक ज्ञात होता है जिसका नाम था पलसाले मुदुकुदुमी, मुदुकुदुमी। ये पांड वंश का देखा जाए तो प्रथम ऐतिहासिक शासक हुआ करता था, और इसके नाम का अर्थ क्या होता है, अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला, पलसाले मुदुकुदुमी। इस वंश का सबसे महानतम शासक कौन हुआ था, नेडुजेलियन हुआ करता था। सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक था ये, सबसे प्रसिद्ध पांड्य शासक हुआ करता था नेडुजेलियन के बारे में बात किया जाए। और नेडुजेलियन के बारे में कहा जाता है कि इसको तलैया लंगानम युद्ध जीतने के कारण इसे क्या है, इसकी ख्यात हुई थी, उसको उपाधि मिली थी। यह युद्ध 290 ईस्वी के आसपास में हुआ था। इस युद्ध में उसने चोल, चेर और 5 सामंतों के गुटों को पराजित किया था। एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, नेदुजेलियन के समय में कि जो प्रसिद्ध कवि नकीरर है ना, नकीरर प्रसिद्ध कवि थे, कौन थे, प्रसिद्ध कवि थे, ये इसी के दरबार में रहते, इसी के दरबार में रहते थे। इतिहासकारों के अनुसार देखा जाए तो कलबरों ने आगे चल करके चोल चेर पांडवों को बंदी बना लिया था। चलिए आगे देखते हैं, अगला वंश पर हम चर्चा करते हैं। और अगला वंश हमारा कौन सा है, चेर वंश है, चेर वंश। चेर वंश की राजधानी क्या हुआ करती है, वांजी, या इसकी राजधानी करयूर हुआ करती थी। दूसरी राजधानी इसकी तोंडी हुआ करती थी, तोंडी। तो वांजी या तोंडी हुआ करती थी राजधानी इसकी, 2 राजधानी। राज चिन्ह देखा जाए तो राज चिन्ह देखा जाए तो इसका राज चिन्ह था धनुष, धनुष। और संगम साहित्य में सर्वाधिक जानकारी चेर राज्य की मिलती है, चेर राज्य की मिलती है। इस वंश का एक शासक हुआ है उदयन जेरल, उदयन जेरल या उदयन जेरल इस वंश का शासक हुआ है। तो चेर वंश का एक संस्थापक राजा हुआ करता था। चेर वंश का अगर देखा जाए तो संस्थापक राजा था। इसके विषय में कहा जाता है कि इसने महाभारत में युद्ध लेने वाले, महाभारत युद्ध में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को इसने भोजन कराया था। उदयजेरियन के बारे में ये बातें कही जाती। इस वंश का एक और शासक हुआ है, ठीक है, नेदुजेरियन आदन। इसने हिमालय तक विजिट किया था और वहां पर उसका चेर राज चिन्ह धनुष अंकित करवाया था। उसके साथ साथ इसने मालाबार तट पर यवन व्यापारियों को बंदी भी बना लिया था। इसी वंश का एक शासक हुआ है, इसका शासक क्या नाम है, सेनगुट्टवन। इसने लिखा ही नहीं, सेनगुट्टवन। ये चेर वंश का क्या हुआ करता था, चेर वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था। इसको लाल चेर या भला चेर भी कहा जाता था। इसने चेर राज्य में पत्नी पूजा, सेनगुट्टवन ने क्या है, पत्नी पूजा, ये कह सकते हैं पत्नी पूजा, अर्थात कह सकते हैं कन्नगी पूजा, कन्नगी पूजा प्रारंभ करवाई थी, ठीक है, कन्नगी पूजा। इसने समुद्र को पीछे हटाने वाले की उपाधि धारण की थी, ठीक है, समुद्र को पीछे उठाने वाले के बारे में। संगम ग्रंथ मणिमेखला में मथुरा नगर का बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया गया है। तमिल विद्वान पेरुंदेवरान ने महाभारत का तमिल में अनुवाद किया था। तीनों संगम का आयोजन पांड राज्य में हुआ था और इसके संरक्षक भी देखा जाए तो पांड शासक इसके संरक्षक भी हुआ करते, पांड शासक संरक्षक भी इसके हुआ करते थे, ठीक है। तगडून के शासक आदगैमन ने दक्षिण भारत में क्या है, गन्ने की खेती भी प्रारंभ करवाई थी, गन्ने की खेती क्या है, प्रारंभ करवाई थी, राइट।
तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे संगम काल से संबंधित, संगम काल से संबंधित ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहे। अब आज हम क्या करेंगे, अब हमारी जो चर्चा होगी, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे जिनके माध्यम से हम संगम काल को और भी डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर लगा हुआ है, और पहला प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का अर्थ क्या है? ये कह रहा है प्रश्न, कावेरी पत्तनम का संबंध किससे, ये पूछा गया प्रश्न। कावेरी पत्तनम का संगम, टू विच कावेरी पत्तनम इज एसोसिएटेड इन तमिल लिटरेचर। आपको बताना है इनमें से कि भैया किससे संबंध है, कावेरी पत्तनम का संबंध है किससे है। तो आपको बता दिया जाए, संगम काल में कावेरी पत्तनम, या इसी को हमने क्या कहा, इसी को पुहार कहा है। तो पुहार का संबंध चोलों से, चोल वंश की राजधानी पहले उरियूर हुआ करती थी, बाद में पुहार स्थानांतरित किया गया, जिसे क्या कहा गया, जिसे उरियूर कहा गया, चोलों की राजधानी हुआ करती थी। कावेरी पत्तनम इस काल का देखा जाए तो एक समृद्धशाली बंदरगाह हुआ करता था, जहां बड़े बड़े जहाज माल लाद कर विदेशों से आते थे। निम्नलिखित में से अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य। निम्नलिखित राजवंशों में से किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? Which of the following dynasties is not mentioned in तमिल लिटरेचर? आपको बताना है, कदम्ब, चेर, चोल, पांड्य। तो चोल, चेर, पांड्य का हुआ है, कदम्ब का नहीं हुआ है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका एक हो जाएगा। संगम युग में कौन सा राज्य नहीं था? सिंपल सा क्वेश्चन है फिर से, चोल था, चेर था, पांड्य था, पल्लव नहीं था। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका डी हो जाएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए, भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए, उस पर विचार करना है। जैसे कि एरीपत्ती, भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तनयूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण समूह को दिए गए ग्राम। घटका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सही सुमेलित है। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, पहला, तीसरा। आपको बताना है इनमें से सही जवाब, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। एरीपत्ती, तनियूर और घटका, ये तीनों चोल शब्दावली है। एरीपत्ती उस भूमि को कहा जाता है जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से, ठीक है, जलाशय के लिए रखरखाव के लिए निर्धारित किया जाता है। यानी कि पहला सही, पहला सही, पहला क्या है? सही, ठीक है। तनियूर किसे कहा जाता है? तो तनियूर क्या होता है, जब बड़े बड़े शहर, जब बड़े बड़े शहर या गांव जो है, ये गांव एक अलग कुर्रम या समूह में, एक अलग कुर्रम या कह सकते हैं ग्राम समूह बन जाते हैं, तब उन्हें क्या कहते हैं? तब उन्हें तनियूर कहते हैं। तो यानी कि ये गलत। अच्छा, तो इसको क्या कहते हैं? एक अकेले ब्राह्मण और ब्राह्मण समूह को दान किए गए गांव, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको एक भोग्य के नाम से जाना जाता है। एक भोग्य, या कह सकते हैं इसको ब्रह्म भोग्य के नाम से जाना जाता है, ब्रह्म भोग्य कहलाते हैं, ठीक है। घटका क्या होता है? तो घटका प्राय मंदिरों के संबंध जो विद्यालय होते हैं। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है, इसीलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पादिरूपपत्तु किन राजाओं की स्तुति पर कविताओं का संग्रह है? चेल, चोर, पांड्य, तोंडियमान। पादिरूपत्तु, तो पादिरूपत्तु बताया जाए तो चेल राजाओं की स्तुति पर कविताओं का संग्रह हुआ करता है। पादिरूपत्तु में 10 कविताएं हैं और 8 चेल राजाओं की इसमें प्रशस्ति हुआ करती है। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है जो हम बता चुके। किसके संरक्षण में संगम साहित्य की रचना की गई? तो आपको बता दिया जाए, कुल 3 संगमों का, एक के बाद एक, कुल 3 संगमों का आयोजन किया गया था। और कौन हुआ करता था? तो पांड्य शासकों के संरक्षण में संगम साहित्यों की रचना की गई थी, संगम साहित्यों की रचना की गई थी, ठीक है।
प्रथम के अगस्त ऋषि हुआ करते थे, दूसरे के तोलकपियम अगस्त ऋषि या प्रथम के अगस्त्यार कह सकते हैं, और तृतीय के नक्कीरर हुआ करते। प्रथम जो थी मदुरा में आयोजित की गई थी, द्वितीय कपाटपुरम या अलवी में आयोजित की गई थी, तृतीय जो की गई थी उत्तरी मदुरा में आयोजित की गई थी। पांड केंद्रित थे, मदुरा, तंजौर, आंध्र प्रदेश, कावेरीपत्तनम। पांड केंद्रित थे, कहां पर पांड केंद्रित थे? तो पांड अभी हमने आपको बताया मदुरई में केंद्र हुआ। प्राचीन संगमकालीन पांड राजवंश का जो संकेंद्र था वो मदुरई के आसपास हुआ करता था। पांड्यों की राजधानी भी मदुरई हुआ करती थी। पांड राज भारतीय प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में ये स्थित हुआ करती थी। आधुनिक में देखा जाए तो तमिलनाडु के तिरुनावल्ली जिला है, रामनाड जिला है और मदुरा जिला, इन सब के जो आसपास वाला क्षेत्र हुआ करता था वो आसपास वाला क्षेत्र पांड्य शासकों के अंतर्गत था। चलिए कुछ ग्रंथ है और वो किस पर आधारित, हमने आपको बताया ना कि हम इनके माध्यम से बहुत कुछ सीखने वाले हैं क्वेश्चन के माध्यम से। मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोड गिवन बिलो द लिस्ट। आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तो पदों को सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है तथा नीचे दिए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना। तिरुकुलर, तोलकपियम, शिलप्पदिकारम, मणिमेखले, प्रेम कथा, दर्शन, वणिक कथा, व्याकरण। आपको बताना है इनमें से कौन किससे संबंधित है, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। तिरुकुलर फिलॉसफी ग्रंथ, तोलकपियम हमने अभी बताया भी है कि वो व्याकरण पर आधारित ग्रंथ हुआ करता है। शिलप्पदिकारम एक प्रेम कथा है और मणिमेखले एक वणिक कथा है। एक क्या है? व्यापारी की कथा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दूसरा, चौथा और फिर पहला, तीसरा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, यानी कि इसका डी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। डी इसका क्या है? सही जवाब। निम्नलिखित में कौन तमिल व्याकरण ग्रंथ है? पत्तु पत्तु, इत्तो इत्तो गई, शिलप्पदिकारम, तोलकपियम। अभी तो हमने बताया है पिछले क्वेश्चन में, अभी तो हमने पिछले क्वेश्चन पर चर्चा की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एपिक ऑफ तमिल ग्रंथ? निम्नलिखित में से कौन तमिल ग्रामर, तमिल ग्रामर से संबंधित है, व्याकरण से? तोलकपियम। तोलकपियम क्या हुआ करता था? ये तमिल व्याकरण ग्रंथ हुआ करता था, तमिल व्याकरण ग्रंथ हुआ करता था। संगम तमिलों की प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है? पट्टिन पपालो, तिरुमुरुगारू, मधुरा कांची, तोलकपियम। सिंपल सा है, तोलकपियम ये दूसरे संगम में रचित एकमात्र अवशिष्ट ग्रंथ है जो हमें क्या है देखने को मिला है। ठीक है, जो हमें क्या है देखने को मिला। तो तोलकपियम क्या हो जाएगा? सही जवाब। और इसी ग्रंथ में धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष पर चर्चा की गई है, यानी कि आरम पुरुल, धर्म को आरम, ठीक है, पुरुल, इनबम और बिंदु। मोक्ष का मतलब बिंदु का निरूपण मिलता है। व्याकरण पर आधारित ग्रंथ हुआ करता है, व्याकरण पर आधारित ये ग्रंथ हुआ करता है। ठीक है, निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे लघुवेद की संज्ञा दी गई है? तो आपको बता दिया जाए, कुरल को लघुवेद की संज्ञा दी गई है। कुरल ग्रंथ है, इसको लघुवेद की संज्ञा की गई। इसके रचयिता कौन है? तो तिरुवल्लुवर इसके क्या है? वल्लुवर इसके रचयिता कौन है? ठीक है, ये काम सूत्र, धर्म सूत्र और अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, काम शास्त्र, इन सब का क्या है? एक अद्भुत समन्वय हमें इस ग्रंथ में देखने को कुरल में मिलती है। पतिव्रता पत्नी को पूजा, पतिव्रता पत्नी की पूजा की प्रतिष्ठा किस में प्राप्त हुई है? आपको बताना है इनमें से सही है, किस तमिल ग्रंथ में प्राप्त हुई है? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। पतिव्रता पत्नी की पूजा किस तमिल ग्रंथ में प्रतिष्ठा प्राप्त हुई? अक्नुरु, शिलप्पदिकारम, तोलकपियम, मणिमेखले। तो आपको बता दिया जाए, इसका सही जवाब क्या है? शिलप्पदिकारम। शिलप्पदिकारम में हमें क्या मिली है? हमें पत्नी पूजा के बारे में जानकारी मिली। शिलप्पदिकारम संगम काल का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसकी रचना सेन गुट्टवन के भाई, शेर शासक हुआ करते थे शेर गुट्टवन, उनके भाई हुआ करते थे इलंगो आडिगल, इलंगो आडिगल हुआ करते थे, उनके द्वारा रचित है। ये बहुत ही यथार्थवादी ग्रंथ है, बहुत इसमें पत्नी पूजा या कन्नगी पूजा की हमें क्या है? चर्चा
मिलती है। शैव संतों के, अब देखिएगा उसको लघु वेद हमने कहा, यहाँ पर शैव संतों के, तो शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी क्या समझा जाता है? उपरोक्त को किस नाम से जाना गया है? उपरोक्त को किस नाम से जाना जाता है? तो तिरुमुराय। तिरुमुराय एक ऐसा ग्रंथ है जो शैव संतों के लेखन से संबंधित है और संबंधित होने के कारण इसे पांचवा वेद के नाम से जाना जाता है। इस वेद में भगवान शिव की स्तुति तमिल में की गई है। तमिल में रचित स्रोतों के माध्यम से भगवान शिव की स्तुति की गई है, यानी कि कह सकते हैं प्रार्थना की गई है, प्रार्थना की गई है। ठीक है, तो तिरुमुराय इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तिरुमुराय इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे? प्रारंभिक तमिल में कौन से महाकाव्य हुआ करते थे? तोलकाप्पियम, एम तिरुक्कुलर, अहनानूरू एंड पुरनानूरू, आदिरुपत्तु एंड मधुराकांक्षी, शिलप्पदिकारम और मणिमेघ। अभी हमने आपको अलग से लिखवाया भी था ना कि कौन कौन से उसमें से, कौन कौन से उनमें से महाकाव्य हुआ करते थे। अभी हमने आपको वहां पर बताया भी था। चला देखिए, देखिए क्या होगा इसका सही जवाब? कौन कौन से इसमें से महाकाव्य हुआ करते थे? कौन कौन से इनमें से महाकाव्य हुआ करते थे? कौन कौन से इसमें से महाकाव्य हुआ करते थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, शिलप्पदिकारम और मणिमेखले, ये दोनों महाकाव्य हुआ करते। संगम काल में तमिल भाषा में महाभारत लिखने वाला कौन था? कंबन, कुट्टन और पिल्ली पुतर अलवार, पेरुंदेवनार। आपको बताना है, तमिल भाषा पूछा गया है, तमिल भाषा, तमिल अनुवाद। और ये भी पूछा गया है कि लिखने वाला कौन था। देखिए इसमें से कई नाम आते हैं, कई नाम आते हैं। सर्वप्रथम देखा जाए तो सर्वप्रथम जो नाम आता है वो सर्वप्रथम नाम किसका आता है? सर्वप्रथम नाम आता है विल्लीपुत्र का, विल्लीपुत्र का नाम आता है, ये सर्वप्रथम आता है। उसके बाद ठीक है, पल्लव काल में देखा जाए तो पल्लव काल में पेरुन देवनार ने, किसने? पेरुन देवनार ने तमिल अनुवाद किया था। किस नाम से? महाभारत का तमिल अनुवाद भारवेरवा नाम से इसको किया था। किस नाम से किया था? भारवेरवा नाम से इसका अनुवाद किया था। ठीक है, कुछ बच्चों के दिमाग में कंबन कुट्टन चल रहा होगा है। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात, आपको बताना है इनमें से सही जवाब। आपको बताना है इनमें कंबन, कुट्टन, नैनन, टिक्कन। तो महाभारत का अगर देखा जाए, रामायण नहीं पूछा गया, महाभारत पूछा गया। रामायण का देखा, महाभारत का देखा जाए तो टिक्कन ने प्रारंभ किया था, नैनन ने प्रारंभ किया था, टिक्कन ने उसको आगे बढ़ाया था, और उसके बाद एक और है एर्रन, एर्रन द्वारा पूरा किया गया, एर्रन द्वारा पूरा किया गया। तो 3 लोग का नाम आता है, 2 ऑप्शन सही है इसमें से, तीसरा चौथा इसका सही जवाब है। निम्नलिखित इनमें में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? शिलप्पदिकारम, इलंगो आदिगल, मणिमेखले, तिरुमाजोसी, कुरल तिरुवल्लुर, तिरुमदल, तिरुवंगे अलवा। आपको बताना कौन सा एक सही सुमेलित नहीं। शिलप्पदिकार इनके लेखक कौन हुआ करते हैं? इलांगो आदिगल बिल्कुल सही है। मणिमेखले के लेखक कौन थे? तो मणिमेखले के लेखक शीतलय सत्यनार हुआ करते थे। ये मदुरा के एक अनाज व्यापारी हुआ करते थे, ये बौद्ध हुआ करते थे, उसने किया था। कुरल, कुरल के लेखक तिल्लूर है, ये सही है, ये सही है, गलत हो गया। और तिरुमदल, तिरुमंगय अलवारों ने इसकी रचना किया है, तिरुमंगय
अलवारो ने इसकी क्या है, अलवार ने इसकी रचना किया है। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका का संगम कवि था? आपको बताना है इनमें से सही जवाब। कमेंट सेक्शन में आप लोग प्लीज जवाब दीजिए। निम्नलिखित में से कौन संगम कवि था? श्रीलंका का संगम कवि कौन था? गजबाहु, इलत्तोपूदन देवनार, इलंबोदियार, तेरदरन। आपको बताना है इनमें से सही। तो श्रीलंका का समकालीन कवि हुआ करता था इलंबोदियार हुआ करता था। इलंबोदियार ने श्रीलंका में तमिल भाषा का प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। पद्दुपट्टू में श्रीलंका के गजबाहु प्रथम को समलैंगिकता चीर शासक सेनगुट्टुवन और गजबाहु जो थे श्रीलंका के शासक, इनकी समकालीनता मानी जाती। ये दोनों समकालीन हुआ करते थे। ये दोनों क्या है? एक दूसरे के समकालीन हुआ करते थे। राइट, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तयमनवर या ताइमानवर की सितार कविताएं क्यों प्रसिद्ध थी? ये राष्ट्रवादी रचनाएं कृतियां थी, ये रचनाएं रोमानी महाकाव्य थी, ये रचनाएं भक्ति गीत थी, ये रचनाएं जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह से। तयमनवर, ताइमानवर की सितार कविताएं क्यों प्रसिद्ध थी? तो ताइमानवर की सितार कविताएं जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप पर आधारित हुआ करती थी। तमिलनाडु के तयमनवर है तमिल आध्यात्मिक दार्शनिक हुआ करते थे, तमिलनाडु के रहने वाले थे और वो सितार कविता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादकों में से एक हुआ करते थे। तो रचनाएं जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप हुआ करती। प्राचीन भारत में संगम क्या थी? मतलब हम पूरा संगम पढ़ डाले हैं, अब क्वेश्चन आया कि प्राचीन भारत में संगम क्या था। व्हाट वाज संगम ड्यूरिंग एंशिएंट इंडिया? प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो तमिल कवियों का संघ या मंडल था, तमिल राजाओं के दरबारी कवि थे, तमिल बस्तियां थी, महापाषाणी कब्रें थी। प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो प्राचीन काल में संगम जो था, हमने आपको बताया कि कवियों की संगोष्ठी थी। इन संगोष्ठियों में कवियों द्वारा तमिल भाषा में रचित साहित्य को संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। संगम साहित्य के नाम से जाना जाता है। इस समय साहित्य के तीन महत्वपूर्ण, संगम साहित्य के अनुसार देखा जाए तो तीन महत्वपूर्ण चोल चेर पांडव का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये क्या हुआ करता था? इसका सही जवाब तमिल कवियों का संघ या कह सकते हैं मंडल हुआ। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? इन विच लैंग्वेज संगम लिटरेचर इज रिटन? तमिल, संस्कृत, मराठी, इनमें से कोई नहीं। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य जो लिखा गया है वो किस में लिखा गया है? तमिल में लिखा गया है, ना कि संस्कृत में। तमिल में लिखा गया है, ना कि संस्कृत में। तो संगम साहित्य किस में लिखे गए हैं? संस्कृत भाषा में लिखा गया, संस्कृत भाषा में लिखा गया। राइट। तमिलकम प्राचीन तमिल देश का नाम था जिसमें सम्मिलित आज का तमिलनाडु, उसके साथ साथ श्रीलंका का कुछ भाग, वर्तमान तिब्बत पहाड़ियां तथा प्रायद्वीप से सुदूर दक्षिण छोर के मध्य का भूभाग, आज का तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आज का केरल, तेलंगाना और कर्नाटक। तमिलकम प्राचीन तमिल देश का नाम था। तो आज की अगर बात किया जाए तो आज का केरल, तेलंगाना और कर्नाटका जो था सम्मिलित रूप से तमिलकम के नाम से जाना जाता था। तमिलकम तमिल देश के नाम से जाना जाता था। संगम कालीन साहित्य में कोनको और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? प्रधानमंत्री, राजस्व और सेनाधिकारी, राजा। संगम कालीन साहित्य में कोनकय और मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? कोनकय, मन्नन, वेंदन, करेवन, इरेवन, ये सब राजा की उपाधियां थी। तो राजा के लिए क्या है? राजा के लिए प्रयुक्त। ठीक है। यूनानी रोमन व्यापारियों को यवन के रूप में कहाँ उल्लेखित किया गया? अर्थशास्त्र में, अशोक के अभिलेखों में, अष्टाध्यायी में, संगम साहित्य में। वेयर आर द ग्रीक रोमन मर्चेंट मेंशन एज यवन्स? इनका उल्लेख संगम साहित्य में किया गया।
यूनानी रोमन व्यापारियों का यवन के रूप में संगम साहित्य में उल्लेख किया गया। संगम साहित्य में यवन द्वारा जहाज में सोना लेकर भारत आने और यहाँ से गोल मिर्च अर्थात कह सकते हैं काली मिर्च ले जाने का वर्णन किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा संगम पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित है? नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पश्चिमी तट पर अगर पूछा गया पश्चिमी तट पर स्थित, तो टोंडी और मुसीरी ये क्या है? दोनों पश्चिमी तट पर स्थित हुआ करते थे। तीसरा और चौथा इसका सही जवाब है। और ये दोनों क्या थे? ये दोनों पूर्वी तट पे थे। क्या थे? पूर्वी तट पर। तुहार हो गया, पूर्वी पोडिका हो गया, उरेयूर हो गया, कोरकई हो गया, ये सब पूर्वी तट पर स्थित थे। भारत के संदर्भ में मानसून की खोज किसने की? स्ट्रेबो ने, टॉलमी ने, हिप्पोलस ने, एरियन। भारत के संदर्भ में हु डिस्कवर्ड मानसून इन रेफरेंस ऑफ। तो हिप्पोलस ने भारत के संदर्भ में मानसून की खोज। हिप्पोलस ने क्या कुछ सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया तथा नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कुरुच, अच्छा भूमि के नाम हुआ करते। कुरीच, पलाई, नेताल, मुल्लई। एक और लिख लो, मरुदम। मरुदम जो थी वो कृषि भूमि या कह सकते हैं उपजाऊ भूमि हुआ करती थी। तो कुरूच जी हुआ करती थी वो पर्वतीय क्षेत्र की भूमि हुआ करती थी। पहले का चौथा दोनों ऑप्शन काट दो। ठीक है। पलाई जो हुआ करती थी, पलाई शुष्क क्षेत्र हुआ करता था। नेताल समुद्र तट था। मुल्लई चारागाह क्षेत्र। सी इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब। सी इसका सही जवाब। तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूस्वामी रहे? गहपति, उज्जावर, अडिमाई और वेल्लाला। आपको बताना है इनमें से सही। तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूस्वामी रहे थे? गहपति, उज्जावर, अडिमाई और वेल्लाला। तो आपको बता दिया बड़े भूस्वामी जो होते थे ये क्या होते थे? ये बड़े भूस्वामी। साधारण खेतिहर कौन होते थे? साधारण खेतिहर जो होते थे वो ज्वावर होते थे। गृहपति घर के प्रमुख होते थे। और भूमदास जो भूमिहीन होते थे, जो भूमि विहीन होते थे, मजदूर होते थे। दास को क्या कहते थे? अडिमाई के नाम से जाना जाता था। संगम ग्रंथों में उल्लेखित मुर्गन देवता किस देवता से साम्य रखते हैं? शिव, बलराम, स्कंद और कृष्ण। तो संगम कालीन जो सबसे प्राचीन देवता है वो मुर्गन है। आगे चल करके इन्हें सुब्रह्मण्यम नाम दिया गया। इन्हें स्कंद कार्तिक से इनकी अभिन्नता स्वीकार की गई। तो स्कंद क्या हो जाएगा? सही जवाब है। तो आज के क्वेश्चन की श्रृंखला समाप्त हो रही है और आज हमने कवर किया है संगम राजवंश। आज हमने क्या किया है? आज हमने कवर किया है संगम राजवंश पर हमने आज करी है चर्चा करी है। संगम राजवंश पर हमने क्या है चर्चा करी है। अब हमारी मुलाकात होगी अगले सेशन पर। हो सकता है गुप्त काल पर बात करें। गुप्त काल पर बात करें। तो कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन जरूर करते रहिए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। और आज के सेशन में बस हम इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खूब खुश रहिए, खूब तरक्की करिए। भोलेनाथ का आशीर्वाद संपर्क। हर हर महादेव। धन्यवाद, धन्यवाद।